सरकारी विभागों का जो निजीकरण हुआ है ये भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक हिस्सा है। संविदा की जो पॉलिसी है उसमें यह है कि उस कर्मचारी को सरकार निकाल नहीं सकती, इसलिए संकल्प पत्र में आउटसोर्स को संविदा का लाभ देने का उन्होंने हमसे वादा किया। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उनको वोट भी दिए और जो वोट दिए उसके कारण ही बीजेपी को 49.49% वोट मिले हैं। अगर यही 3-4% वोट उस प्रलोभन में नहीं दिया गया होता तो नतीजा क्या होता? कोई तो 12 घंटे, हमारे यहाँ 8 घंटे काम कराने का कानून है लेकिन 12 घंटे कराया जा रहा है, तो कानून का उल्लंघन यही हो रहा है। एक ठेका मजदूरों में नाराजगी बड़े व्यापक स्तर पर है, वो कभी भी विस्फोटक बनकर सामने आ सकती है। ये 20-20 साल से काम कर रहे हैं, सरकार इनको पैसा देती है, इनको 5,000 रुपये मिलते हैं, तो महत्वपूर्ण काम करते हैं। 5,000 रुपये मिलता है? 5,000 मात्र अंशकालीन। न्यूनतम वेतन तो कम से कम 12,485 होना चाहिए। यही तो विसंगति है और यही हमारी लड़ाई है। पंचायत देती है, सरकार की तरफ से बजट का कोई प्रावधान नहीं है। पटवारी ने अगर खुश होकर अगर दे दिए कभी 200-400-500 रुपये तो वो मिल जाते हैं। तो ये सरकार ने फ्री में काम कराने की जो प्रथा लागू की है ये वाकई बहुत अन्यायकारी हो। जबकि मैं वही कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल से पूरे देश के अंदर एक समान न्यूनतम वेतन होगा, जो हमने नहीं कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था। वो बढ़ाई गई तो 9 रुपये प्रतिदिन यानी 225 रुपये कुछ बढ़ाई। इसके कारण भी मजदूरों में नाराजगी है, जो बहुत तुच्छ सी बढ़ोतरी है। और सरकार जिनको खुद पैसा देती है उनको भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। जब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, ये एक वोटर भी है। एक राजनीतिक पार्टी ने जो हमसे वादा किया है तो उसकी भी जवाबदारी बनती है। आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए जो किया जा सकता है वो हम लोग यहाँ करेंगे। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आदर्श पांडे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आउटसोर्स अस्थायी ठेका के तहत जो कर्मचारी हैं उनका एक प्रदर्शन होने जा रहा है और ये प्रदर्शन बेहद अहम है, क्योंकि ये प्रदर्शन शायद संभवतः पहली बार है जब प्रदेश सरकार के सामने नहीं बल्कि प्रदेश पार्टी कार्यालय, जिसकी सरकार भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने होगा, सांकेतिक समुदाय होगा। कैसा होगा ये कार्यक्रम, क्यों किया जा रहा है और इनकी मांगें क्या है, जिसकी चर्चा के लिए मेरे साथ वासुदेव शर्मा जी हैं, जो मुख्यतः ऐसे आंदोलन के लिए कर्मचारियों के साथ रहे हैं। वासुदेव जी, सबसे पहले मुझे बताइए कार्यक्रम क्या है और कैसे ये किया जा रहा, मांगें क्या रहेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी है। आउटसोर्स वो है जो ठेके पे काम करता है सरकारी दफ्तरों में। अस्थाई कर्मचारी वो है जिन्हें खुद सरकार अपने द्वारा पैसा देती है, और सरकार जिनको खुद पैसा देती है उनको भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। जैसे उनमें अंशकालीन कर्मचारी हैं, पंचायतों के चौकीदार भृत्य हैं, पेशा मोबिलाइजर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, आशा वर्कर हैं, इस तरीके के लोकल यूथ सर्वेयर हैं। ये कर्मचारी, इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। हमने इस बार ये तय किया है कि हम इस बात को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको ये बताया जाए। बताना उनको इसलिए ज़रूरी है कि हम जितने भी लोग हैं, दसियों लाख, ये सब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, ये एक वोटर भी हैं। और जब वोटर हैं तो हम जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी को भी बताना हमारा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या है कि सरकार तक ये बात पहुंचाते रहे हैं, सरकार ने ठीक है करेंगे नहीं करेंगे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन इस गंभीर समस्या के प्रति एक राजनीतिक पार्टी ने जो हमसे वादा किया तो उसकी भी जवाबदारी बनती है कि वो इन सवालों का समाधान अपनी सरकार से करवाए। इसलिए हम लोगों ने पहली बार यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। इसमें एक सांकेतिक आत्मदाह आंदोलन इसका नाम दिया है। सांकेतिक से मतलब है कि वही जो आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए जो किया जा सकता है वो हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक, आपने कहा कि बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हेमंत खंडेलवाल जी, उनके पास जाएंगे आप, क्योंकि वो तो अब जहाँ तक एक हर पहलू को देखें, अब तक जितने आंदोलन होते रहे हैं कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष के पास नहीं जाता है, सरकार के मुखिया के पास, अधिकारियों के पास जाते, लेकिन आपने रणनीति बनाई है प्रदेश अध्यक्ष के पास जाने की, क्यों? देखिए क्या है, ये जो पूरा मुद्दा है ये एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकार भी कोई फैसला करती है किसी भी तरीके का, चाहे नौकरियों का हो, चाहे सामाजिक कल्याण के कोई और कार्यक्रम लागू करती हो, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकारी विभागों का जो निजीकरण हुआ है ये भी
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक हिस्सा है। जब ये समस्या राजनीतिक है तो तब हमें भी इसको राजनीतिक तरीके से उठाना चाहिए। हम सरकार चुनते हैं, सरकार किसकी चुनते हैं? एक राजनीतिक दल की। जब हम जिस राजनीतिक दल की सरकार चुनते हैं तो हमारा पहला जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उस दल को ये बताएं कि आपने हमसे ये वादा किया था। अब हमसे बीजेपी ने क्या वादा किया था विधानसभा चुनाव में? 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये हम लोगों से कहा था कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है उनको हम संविदा का लाभ देंगे। ये उनके वचन संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। और जितना भी अस्थायी वर्कर है उसके हम सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो लागू कराएंगे, जिस संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। इसी आधार पर हमारे लोगों ने उनको वोट भी दिया। तो बीजेपी के पास आज हमने संविदा के लाभ की बात की और न्यूनतम वेतन की बात की, दोनों समझा दीजिए कि ये किस तरीके से लाभ मिलता है कर्मचारियों को। देखिए, संविदा की एक पॉलिसी है। संविदा की जो पॉलिसी है उसमें यह है कि उस कर्मचारी को सरकार निकाल नहीं सकती, भले ही उसको सरकारी कर्मचारी के बराबर सुविधाएं नहीं मिलती है, वो एक अलग मुद्दा है। वेतन भी कम मिलता है सरकारी कर्मचारी की तुलना में, वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन संविदा कर्मचारी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उसको कभी भी नौकरी से नहीं निकाल सकते। दूसरा, जो ठेकेदार वाला जो बिचौलिया वाला मामला वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए संकल्प पत्र में आउटसोर्स को संविदा का लाभ देने का उन्होंने हमसे वादा किया। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उनको वोट भी दिए और जो वोट दिए उसके कारण ही बीजेपी को 49.49% वोट मिले हैं। इन 49.49% वोट में आप कितना भी आप कम करके आंकेंगे तो भी 3-4% वोट तो हमारा है। अगर यही 3-4% वोट उस प्रलोभन में नहीं दिया गया होता तो नतीजा क्या होता? कांग्रेस के पास 40% वोट है, वो 3-4% इधर आता तो मामला बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि एक राजनीतिक मुद्दा है और हमको ही नहीं, हर उस कर्मचारी मजदूर आंदोलन को अपने सवाल राजनीतिक नज़रिए से, राजनीतिक तरीके से उठाना चाहिए और यही सोचकर हम लोगों ने ये रणनीति बनाई है। तो क्या ये आंदोलन की पृष्ठभूमि जिस तरीके से हमने नोएडा में देखा, तमाम एक अन्य राज्यों में देखते हैं, क्या वैसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, परिस्थितियां तो बाकी बहुत गंभीर हैं। नोएडा ने सबको झकझोर दिया है, लेकिन नोएडा से पहले आप देखिए कि जितनी सरकारी रिफाइनरियां थीं, बरौनी की, पानीपत की, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ बड़ी हड़ताल हुई पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर। और वो हड़ताल करने वाले कौन थे? वो ठेका मजदूर थे, जिसको अपन आउटसोर्सिंग कहते हैं। उनके साथ क्या हो रहा था? उनके साथ यही हो रहा था कि उन्हें 12 घंटे काम कराया जा रहा था और उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता। एक तो 12 घंटे, हमारे यहाँ 8 घंटे काम कराने का कानून है, लेकिन 12 घंटे कराया जा रहा है, तो कानून का उल्लंघन यही हो रहा है एक था। तो ये बहुत बड़ी स्थिति थी जो नोएडा में एक विस्फोट के रूप में सामने आई। मध्य प्रदेश में भी ये धमक सुनाई दी है। आपने सिंगरौली में आपने देखा होगा, वहाँ पे मजदूरों की बड़ी स्ट्राइक हुई, एक पावर प्लांट में, एनटीपीसी के प्लांट में। अभी पीथमपुर में मजदूरों की कई फैक्ट्रियों में स्ट्राइक चल रही है। तो मतलब ठेका मजदूरों में नाराज़गी बड़े व्यापक स्तर पर है, वो कभी भी विस्फोटक बनकर सामने आ सकती है, ये संभावना भी है और सरकार को भी ऐसी आशंका है। और इसलिए अभी कुछ एहतियात के तौर पर सरकार ने कुछ अपनी तैयारियां भी की हैं। जैसे कि पहली बार मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ ने कभी भी ठेका मजदूरों का, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात नहीं की, कभी भी। आज पहली बार हम लोगों के आंदोलनों के दबाव में बीएमएस पहली बार आउटसोर्सिंग की बात कर रही है और आज 21 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिला रही है बड़े स्तर पर। तो ये एक हम लोगों के आंदोलन का दबाव है और हम लोगों के आंदोलन से सरकार चिंतित है। इसलिए सरकार ने अपने संगठनों को इन्वॉल्व किया है कि ये जो इनकी एकता बनती चली जा रही है, इसे कम से कम 2 हिस्से कीजिए, जिससे कि ये ताकत एक जगह न दिखे। अच्छा, इस आंदोलन में कहाँ के लोग आ सकते, किधर कौन से ज़िले के, क्या रणनीति है, कितने की संभावनाएं हैं? देखिए, इस आंदोलन के अंदर एक तो अस्थायी कर्मचारी में हमारे अंशकालीन कर्मचारी बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि इनको ये 20 साल से काम कर रहे हैं। सरकार इनको पैसा देती है, इनको 5,000 रुपये मिलते हैं, तो महत्वपूर्ण काम करते हैं। 5,000 रुपये मिलता है? 5,000 मात्र अंशकालीन। न्यूनतम वेतन तो कम से कम 12,485 होना चाहिए। यही तो विसंगति है और यही हमारी लड़ाई है। ये जो अंशकालीन को 5,000 रुपये मिलते हैं, मिलना चाहिए 12,500। पंचायतों में जो चौकीदार, वृहत पंप ऑपरेटर है, जो बाल मैनेज घर घर पानी पहुंचाता है, 2,000 2,500 देती है, लेकिन उनको वो 2,000 2,500
पंचायत देती है, सरकार की तरफ से बजट का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हर घर जल पहुंचाना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसका संचालन ये लोग करते हैं। लेकिन आपका कहना है कि सरकार ने योजना बनाई, हर घर नल जल योजना, लेकिन जो उसमें काम कर रहा है, जो मोटर पंप चालू कर रहा है, उसको पैसे सरकार नहीं दे रही है, पंचायत के माध्यम से मिल रहा है। सरकार, हाँ, सरकार ने इनके लिए वेतन का कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। अभी पिछले 1.5 महीने से इन्हीं बालमैनों को, पंप ऑपरेटरों को पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग करा रही है। ट्रेनिंग पे 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। पचमढ़ी में हर प्रदेश मुख्यालय पे ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन वेतन किसी को नहीं दे रही है। इनके साथ में देखो लोकल ईट सर्वेयर के नाम से एक भर्ती की है ना राजस्व विभाग में, वो पटवारियों के साथ काम करते हैं, उनका महत्वपूर्ण काम करते हैं, खसरा खतौनी का, गिरदावली का ये काम करते हैं। उनके लिए भी कोई बजट का प्रावधान नहीं है। कभी कभी उनको काम के जरिए कभी 500 रुपया, कभी 1000 रुपया ऐसे मिल जाते हैं, और पटवारी ने अगर खुश होकर अगर दे दिए कभी 200-400-500 रुपये तो वो मिल जाते हैं। तो ये सरकार ने फ्री में काम कराने की जो प्रथा लागू की है, ये वाकई बहुत अन्यायकारी और इस कारण से नाराज़गी बड़े व्यापक स्तर पर है, और जिसका भय भी सरकार को है कि ये नाराज़गी दूसरे राज्यों की तरह अगर यहाँ दिखाई देने लगी सड़कों पर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले हमने उत्तर प्रदेश में आंदोलन देखे मजदूरों के, जिसमें न्यूनतम वेतन की मांगें की गई थी। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि सबसे कम न्यूनतम वेतन कौन सा राज्य देता होगा? सबसे कम मध्य प्रदेश देता है। कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, अस्थायी ठेका, मतलब जितने भी श्रेणी के हैं, सबसे कम मध्य प्रदेश में है। सबसे कम वेतन मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक कौन देता है? दिल्ली में जो केंद्र का न्यूनतम वेतन है वो दिल्ली में लागू है, और केजरीवाल की सरकार उसको लागू करके गई थी। हमारी जो मांग है वो मांग भी यही है कि हर राज्य, मध्य प्रदेश सहित हर राज्य में न्यूनतम वेतन केंद्र के समान होना चाहिए। केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो हर राज्य में लागू होना चाहिए, और ये बात खुद केंद्रीय श्रम मंत्री जो मनसुख मांडविया जी है, उनने पार्लियामेंट में सरकार का न्यूनतम वेतन कितना है? वो 20,000-21,000 से शुरू होता है, और राज्य अपने हिसाब से कर रहे हैं। राज्य अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि अभी केंद्रीय श्रम मंत्री ने, मनसुख मांडविया जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम एक फ्लोर वेज तय कर रहे हैं, पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन होना चाहिए, 20,000 से ऊपर होना चाहिए। ये खुद केंद्रीय श्रम मंत्री का बयान है। तो अभी तक उन्होंने फ्लोर वेज तय करके नहीं बताया है, लेकिन केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो हर राज्य में लागू होना चाहिए। ऐसे केंद्र सरकार को, सारी राज्यों को निर्देश देना चाहिए। एक हमारे पास ये पोस्टर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल 2026 से लागू न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों को 67 श्रेणियों में नई दरें लागू होंगी। ये कहा गया। और नई दरें क्या हैं? पहले अकुशल श्रेणी जो 12,150 था उस पर 12,425, अर्धकुशल में 13,146 से 13,421, 275 की बढ़ोतरी, कुशल में 14,869 से 15,144, 16,449 से और 16,769। ये वो दरें हैं, ये जो अब बढ़ाई गई हैं सरकार की तरफ से। 275 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 275 रुपये क्या आज के पर्याप्त है? ये तो यही एक मुद्दा है, और इसी के कारण ये नाराज़गी है। ये तो ये बढ़ोतरी ये तो है जो महंगाई भत्ता हो उसके अनुसार इन्होंने बढ़ाई है। जबकि मैं वही कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल से पूरे देश के अंदर एक समान न्यूनतम वेतन होगा, जो हमने नहीं कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था और पार्लियामेंट के अंदर कहा था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन बढ़ाने का बात पिछले सत्र के दौरान इन्होंने कही थी, लेकिन जब वो बढ़ाई गई तो 9 रुपये प्रतिदिन यानी 225 रुपये कुछ बढ़ाई। इसके कारण भी मजदूरों में नाराज़गी है, जो बहुत तुच्छ सी बढ़ोतरी है। तीन जगह हम देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, नई मतलब देश की राजधानी, देश केंद्र सरकार भाजपा की है, दिल्ली सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश सरकार भाजपा की है। तीनों के न्यूनतम वेतन में अंतर क्यों है इतना? यही तो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि भाई सब जगह एक ही पार्टी की सरकार है, और सब जगह सारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी सबके कल्याण की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं।
लेकिन ये न्यूनतम वेतन में ये अंतर क्यों है? ये नहीं, मैं आपसे समझना चाहता, आप अंदर की बात जानते हैं, क्यों अंतर? सरकार के पास पैसों की कमी है या अंदर की रणनीति कुछ ऐसी है? देखिए, अब आप इस मुद्दे का जवाब ये है कि जो राज्य सरकारें हैं वो मालिक परस्त सरकारें हैं। आपको बताएं कि हमारा कानून है कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज का मतलब होता है कि ये आपका जो वेतन बेसिक है वो 5 साल बाद बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था। 2024 में हम लोगों के आंदोलन के कारण वो रिवाइज हुआ। वो भी रिवाइज कब हुआ था? 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने अनुशंसा की थी तो उसको लागू किया था। तब ये लागू कहा गया था कि 25% वेतन हम बढ़ाएंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन 2024 में वो लागू किया गया, वो भी बेसिक का 25% बढ़ाया गया, जबकि उसमें महंगाई भत्ते सहित 25% बढ़ना था। अब हुआ क्या कि जैसे ही जब न्यूनतम वेतन रिवाइज का आदेश जारी हुआ तो कंपनी मालिकों ने इन सरकार पर दबाव डाल दिया और कोर्ट से स्टे ले लिया। 1 साल तक ये मामला न्यायालय में लटका रहा। 2025 में कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, वो वेतन पुनरीक्षण सही था, इसको लागू किया जाए। तो वो 1 साल का एरियर भी मजदूरों को नहीं मिला है किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में। अब सरकार को कायदे से 2024 में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित करना चाहिए। तारीख आ गई, मतलब 19 से 24 साल हो गए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है। और जब तक न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित नहीं होगा तब तक वेतन बढ़ेगा ही नहीं। अब पुनरीक्षित क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसका बोझ सरकार पर नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, इसका बोझ पड़ता है कंपनियों पर, ठेकेदारों पर। अब कंपनी मालिक इसको बढ़ने नहीं देते। कंपनी मालिक सरकार पर ये दबाव डाल के रखते हैं कि वेतन और ये सुविधाएं में अगर आप वेतन बढ़ाएंगे तो इसका लोड हम पर पड़ेगा, कंपनियों पर पड़ेगा। तो कंपनियों के दबाव में सरकार इस सारे लेबर लोगों को ख़त्म भी कर रही है और उनको लागू भी नहीं करती है। मतलब बड़े बड़े आदमी जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हिसाब से नियम कानून बनते हैं। जी बिल्कुल, आप खुद देखिए ना कि न्यूनतम वेतन बढ़ता है तो उनको भी देना पड़ेगा कंपनी मालिकों को। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए और ये जितने आंदोलन हुए, इन आंदोलनों में एक मांग अभी आपको सुनाई दी कि इनसे 12-12 घंटे काम कराया जा रहा था। कानून नियम क्या है? 8 घंटे काम का नियम है, जबकि इसको 6 घंटे होना चाहिए। 6 घंटे व्यक्ति काम करेगा और सरकार कहती है हमें रोज़गार देना है, तो 4 पाली शुरू होंगी। 4 पाली शुरू होंगी तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन 12 घंटे काम कराकर आप रोज़गार के रास्ते बंद कर रहे हैं। मजदूर का तो शोषण कर ही रहे, 12 घंटे काम करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 12 घंटे काम कराया जा रहा है। एक तो ये शोषण है। और 4 घंटे जो अतिरिक्त काम कराया जा रहा है उसका जो वो जिसको अपन कहते हैं कि ओवर टाइम का भुगतान नहीं करते। ओवर टाइम डबल देने का नियम है। तो सरकार ने सारे के सारे लेबर लॉ ख़त्म कर दिए हैं मालिकों के हित में। और मालिक यही चाहते हैं कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लोगों से काम कराया जाए। ठीक है, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ कि ये जो प्रदर्शन है कब होने की तैयारी है, और जो लोग हैं, अभी भी कई कर्मचारी हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको संक्षिप्त में बताइए ताकि वो आपके साथ आए। हम लोग 28 अप्रैल के हम लोगों ने तारीख तय की है। आज हम पुलिस प्रशासन से अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग करेंगे। और हमारे प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य स्पष्ट है कि जितना भी सरकारी विभागों का ठेकाकरण किया गया है, इस ठेकाकरण को ख़त्म करके जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक अलग से लघु कैडर बनाकर इनकी नौकरी में सुरक्षा दी जाए। जैसे पहले दैनिक वेतनभोगी मास्टर कर्मचारी हुआ करते थे, उसी तरीके से इनको भी सुरक्षित किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, अंशकालीन हैं, चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, लोकल यूथ सर्वेयर हैं, इनको सरकार अपना न्यूनतम वेतन दे, जिससे इनको भी लगे कि हाँ, हम सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार हमारे ऊपर भी कुछ हमारे लिए भी कुछ करती है। यही हमारी मुख्य मांगें हैं। और जो श्रम कानून हैं हमारे, उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। और इसी को लेके हम लगातार कुछ न कुछ आंदोलन गतिविधियाँ चलाते रहते हैं और चला भी रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। ठीक है, तो आप इस पूरे मसले को लेकर के वासुदेव शर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने श्रम कानून जो लेबर कोड है और न्यूनतम वेतन जो मिलना चाहिए उसकी बात की है। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन है वो भी अधिक कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? आपके विचार क्या हैं? आपके सुझाव क्या हैं? हमारी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।